ओके, तो आज हमारी क्लास नंबर 19 डे 19 है। ठीक है जी। कल हमने यूनिट 2 में क्लास 7 के यूनिट 2 में 1.1 सॉरी 2.1 2.2 2.3 एक्सरसाइजेस पढ़ लिए थे। उसमें हमने लॉस पढ़े थे। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी भी थी जो कल हमने छोड़ दी थी कि ये अगले क्लासेस में करेंगे, यानी आज की क्लास में हम करेंगे। वो कौन सी है? वो यहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लास 7 में यूनिट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। सॉरी, किधर चला गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन भी हो गए थे। एक्सरसाइज 1.6 गाइड के पेज पर, कौन से पेज पर है? काइंडली कोई मुझे आवाज़ दे। यहाँ पीडीएफ में मेरे साथ नहीं आ रहा। पेज नंबर किसी के पास है? गाइड वगैरह या बुक वगैरह है? अच्छा, बुक पेज 36 है या जो भी कह ले। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग बोर्ड मास रूल। यार, ये 2.6 का एक्सरसाइज है। ठीक है, 2.5 कल हमने कर लिया था। अभी एक्सरसाइज नंबर, आवाज़ सबको आ रही है मेरी? एक्सरसाइज नंबर 2.6 है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास है बोर्ड मास रूल को फॉलो करके इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ 2.6 से, बाकी इजी है, कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह। 2.6 में आपके पास एक क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल को फॉलो करके इस वाले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो, यानी सॉल्व कर लो। 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/3। अच्छा, यहाँ आप मुझे बताएं पहले क्या करेंगे? किसी को आइडिया है? अगर वाइट बोर्ड आपको विजिबल है तो काइंडली मुझे आंसर करें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। पहले 2.5 नहीं किया था, चले खैर है। 2.5 आते हैं, उस पर क्वेश्चन रिलेटेड है सारे। अच्छा बताएं, किसी को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो वो मुझे बताए कि यहाँ पहले क्या करेंगे, इस वाले केस में पहले क्या करेंगे। ब्रैकेट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 3 3 9 + 1। नहीं, हाँ, मतलब आपने कहा कि पहले इन चीज़ों को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है या मिक्स नंबर आप इसको कह सकते हैं, ये अगर आपको गिवन है तो यहाँ से आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। हाँ जी, बताएं। इसका तरीका ये है कि 2 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। सो 2 3 जार 6 प्लस 1 करना है आपने। सो 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अभी ये मैक्स फ्रैक्शन ख़त्म करने हैं। ठीक हो गया। प्लस अभी 3 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3 जार 9 प्लस 1 10 हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 1 जार 3 और 2 प्लस होके 5 बनेगा।
इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको आपने प्लस करना है। सो 5 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अभी बहुत इजी है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी काम है पहले हम वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया, बाकी एज इट इज लिखते जाएंगे। चूंकि इनके डिनोमिनेटर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो नीचे सेम है, तो हम इसका डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे, यानी एलसीएम 3 और 1 मल्टीप्लाई होके 3 देगा। सो 10 को एज इट इज लिख लो, प्लस 3 1 ज़ा 3, सो 5 को एज इट इज लिख लो। अभी ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करना, ब्रैकेट को ख़त्म करने का अपना वक़्त है। प्लस इसको कर दें 10 + 5 = 15 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने ब्रैकेट को ख़त्म करना है, बस मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। राइट, यहाँ तक आप समझ गए। अभी इन दोनों के लिए आपने क्या करना है, 3 और 3 का एलसीएम लेना है। सो वो हमारे पास 3 ही है, 15 और 7 को प्लस करना है। सो 15 और 7 प्लस हो गया, हमारे पास क्या आंसर देते हैं 5। 15 और 7, 15 + 5 20, 20 + 2 22। अभी अगर आपको ऑप्शन कहीं पर इस तरह गिवन हो तो ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है, आपका आंसर ठीक हो गया। अदरवाइज अगर आपसे मिक्स फ्रैक्शन में, चूंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, अगर आपसे कोई कहे कि इसको कन्वर्ट भी कर दे मिक्स फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका है, 22 हो रहा है डिवाइड 3 के ऊपर, 22 डिवाइड हो रहा है 3 के ऊपर। सो 3 7 ज़ार 21 और यहाँ से 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो इसको हमने ऐसे लिखना है 7 होल 1/3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको यहाँ पर ये डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यूज़ हैं 3 3 3 डिफरेंट आ जाएं तो वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। कल भी मैंने पढ़ाया था कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। जस्ट आपने डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका आपने एलसीएम लेना है और उसको प्रॉपर फॉलो करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? काइंडली रेज योर हैंड। ओके, ठीक हो गया। 2.4 एक्सरसाइज कल हमने कर लिया था, 2.5 रह गया था। यस, 2.5 में हमारे पास असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन। पहले तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं यहां पर सिंपल प्लस लगा देता हूं। इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 नंबर्स हैं, उनमें आप 2 नंबर की ग्रुप बनाकर प्लस करते हैं और जो पहली वैल्यू है उसको रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका सेम मतलब बनेगा। अगर हम पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट को अपने जहन में रखें, फिर पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें सेकंड वैल्यू के साथ और रिज़ल्ट जो आ जाए वो हम माइंड में रखें, फिर उन दोनों रिज़ल्ट्स को हम आपस में प्लस कर दें, तो दोनों साइड से हमारे पास रिज़ल्ट सेम आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखें, आपके पास एक वैल्यू है a, दूसरी वैल्यू है b,
तीसरी वैल्यू है सी। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगा, ये प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, ये इस तरह बनेगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, इसका रिजल्ट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके रिजल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो इस साइड के इक्वल होगा। अभी ये साइड कैसे होगा, ये देखें, ये ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये असल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए के साथ, यहाँ भी ए के साथ तकसीम हो गया, यहाँ भी ए के साथ शेयर हो गया। तकसीम का मतलब शेयर। देखें आसान से लफ्ज़ों में समझें, b प्लस सी की जो रिज़ल्ट आएगी, अगर हम उस रिज़ल्ट को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे जो आंसर आएगा वो सेम होगा, यहाँ पर जो कुछ भी है उसके सेम होगा। अगर हम पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें दूसरी वैल्यू के साथ और पहली वैल्यू के साथ तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करें और फिर उनके रिज़ल्ट को अगर हम सम कर दें, प्लस कर दें, तो रिज़ल्ट दोनों साइड से हमारे पास इक्वल आएगा। अभी आपको समझाता हूँ। लेट सपोज a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, c की वैल्यू हमारे पास 4 है। सो यहाँ पर ये कंडीशन कैसे बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 होगा। वो वैल्यूज जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अभी इनको समझे, दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 क्या आता है, 7 आता है। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 7 2s are 14। अभी ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट हो गई या रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब इसको राइट हैंड साइड को देखें, 2 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या देंगे, 2 3s are 6 प्लस 2 और 4 मल्टीप्लाई होके हमें क्या देंगे, 4 2s are 8। अभी 8 और 6 को अगर हम 8 और 6 को 8 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप देख लें राइट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल आ रहा है। सो इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है। मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, आपको वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा या क्या मसला है? अच्छा, यहाँ तक आप लोग समझ गए या नहीं समझे? सही देखो यार, ما خو ستا میسج وکړ اوس وکتل یار، اوس پورې خو والله اوسګارو ما خو میسج نه وکتل. बस ठीक शो होगा वो शोखा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस होगा। वो बहुत इजी है। सेम इस चीज़ को आपने नोट करना है कि रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन, दोनों से सेम रिजल्ट्स आते हैं। अभी आपके एक्सरसाइज 2.5 में एक क्वेश्चन गिवन है, वो आपको कह रहे हैं कि इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर दें। ये एक्सरसाइज 2.5 हो गया सर। जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फ़र्क ये है कि उसमें हम जस्ट ग्रुपिंग करते हैं, उसमें हमारे पास ऑपरेशन एक ही रहता है। अभी आपको समझाता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है
कि लेट सपोज 3 वैल्यूज़ हैं ए, बी और सी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करें, या फिर हम ऐसा करें कि ए प्लस बी पहले करें और बाद में सी प्लस करें। देखिए आपके पास ऑपरेशन चेंज नहीं हो रहा, ऑपरेशन आपके पास प्लस ही है। यहाँ तक समझ गए? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? ए माइनस बी माइनस सी या ए माइनस बी माइनस सी। अगर हम इन दोनों को पहले माइनस कर दें, इनके आंसर को इससे माइनस कर दें, या फिर हम इन दोनों को पहले माइनस कर दें और रिजल्ट में से ये सी निकाल दें, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। सो यहाँ पर ऑपरेशन हमारे पास सेम हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप थोड़ा सा देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया। इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अभी आपको आइडिया हो गया या नहीं? जी सर। इसमें हमारे पास जस्ट ऑपरेशन की डिफरेंस है। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होके हमें कुछ रिजल्ट जनरेट करते हैं। उसमें हमारे पास जस्ट, वो मैंने कहाँ पे किया, हाँ यहाँ पे, उसमें हमारे पास जस्ट ऑपरेशन सेम है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर भी हो रहा है, इस साइड पर भी प्लस ही हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, इस साइड पर भी सब्ट्रैक्शन ही हो रही है। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएट करता है, मतलब इस चीज़ का रिज़ल्ट अगर इसके साथ हम करेंगे, सो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इस ग्रुप के लिए। यहाँ पर हमने जस्ट ग्रुपिंग की, यहाँ हम ग्रुपिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले रिज़ल्ट एडिशन की जो रिज़ल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, पहली वैल्यू के साथ। इस साइड पर हम ग्रुपिंग नहीं कर रहे, इस साइड पर हमने क्या किया, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट अपने साथ रख लिया जो 6 आया। फिर उसके बाद प्लस को एज इट इज़ लिख कर पहली वैल्यू के साथ तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई की, रिज़ल्ट यहाँ पर लिख लिया। फिर उन दोनों रिज़ल्ट्स को हमने सम अप किया, सो वो 14 आ गया। यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर ऑपरेशन सेम है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 में एक क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, 7/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 प्लस 2/3 के। इसकी दूसरी साइड भी आपको बुक में ही गिवन है, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए 7/8 को अब आपने 4/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7/8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4/5 के साथ। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो लिखेंगे, उसको हम प्लस करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम जा रहे हैं। इस चीज़ के साथ 7/8 मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू कौन सी है, 2/3। यहाँ पर आपको ये समझ आ चुका है या नहीं आ चुका? अच्छा ओके, अभी यहाँ पर देखें, पहले इस चीज़ को अपने पास नोट रखें, जहन में रखें कि दोनों साइड्स को ना करें, दोनों साइड्स को ना करें। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड को उठाना है। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो हमारे पास ये है, 7/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 प्लस 2/3 के साथ। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल आपने पहले क्या करना है,
ब्रैकेट के अंदर चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, ख़त्म करना है। अगर आप देखें 5 और 3 का एलसीएम निकाल लें तो वो 15 आता है। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। 15 आ गया इसका एलसीएम। 5 3 ज़ार 15, सो 3 के साथ ऊपर वाला 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 5 ज़ार 15, 5 के साथ ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये आ गया 7/8, इसको आपने एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 3 ज़ार 12 प्लस 5 2 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई 15। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 12 और 10 को अगर हम प्लस कर दें तो वो क्या जनरेट करेगा, 22/15। अब इसको यहाँ पर देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ठीक है जी। 4 2 ज़ार 8 और 11 2 ज़ार 22, सो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 7 और 11 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 7 ये वाला 11 और 4 और 15 मल्टीप्लाई होगा, 4 और 15 मल्टीप्लाई होगा। सो 7 और 11 जब मल्टीप्लाई होते हैं 77 देते हैं, और 15 और 4 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमें जनरेट करते हैं 60। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया। अभी आपने इस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है जी। अभी आपने इस साइड को सॉल्व करना है। इस साइड को सॉल्व करने के लिए आपने अब क्या करना है, राइट हैंड साइड उठाना है, क्योंकि आप अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 7/8 मल्टीप्लाई 4/5, 7/8 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि आपकी मर्ज़ी है, पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है या इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। कोशिश करें जल्दी से ख़त्म करें दोनों को। सिंप्लीफिकेशन अगर हो सकती है तो वो करनी है आपने। यहाँ पर 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4 8 और 4 एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, और यहाँ पर 2 और 8, 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8। अभी इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख लो, 7 और 1 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस यहाँ से 7 और 1 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। अभी इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 7 1 ज़ार 7 डिवाइड बाय 2 3 ज़ार 6 प्लस 7 1 ज़ार 7 डिवाइड बाय 4 3 ज़ार 12। 12 और 6 का एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 12, 2। कौन क्लास में आ गया अभी इस वक्त? अच्छा, सो 2 के ऊपर डिवीजन करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर ही कर दें, 3 एज इट इज़ आएगा, 3 2 ज़ार 6, अभी 3 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, सो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। अब आपने 12 लिखना है, 6 2 ज़ार 12, सो 2 यहाँ पर लिखकर सर जी, कहाँ पर कहीं पर गलती हुई? ये हमारे पास 10 नहीं आ रहा है, 2 5 ज़ार 10, 7 की नीचे। मैं समझा ये 3 है, असल में ये 5 है, मैंने गलती की। ओके, थैंक यू। यहाँ पर 10 आ रहा है एग्जैक्टली, ये मैं समझा ये 3 है। 120 इसका एलसीएम। हाँ 120 अभी अभी करते हैं, अभी करते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी, ये सब, इन सारी वैल्यूज़ को हटाकर हम
अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे 10 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। मैं समझा ये 3 है, ये मैंने 5 लिखा था बट मुझे 3 नज़र आ गया। ओके, अभी 2 के ऊपर कर दे, 5 2 ज़ार 10, 6 2 ज़ार 12, 2 के ऊपर कर दे 5 एज इट इज़ आएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 के ऊपर कर दे 5 एज इट इज़ आएगा और 3 1 ज़ार 3। अब 5 के ऊपर कर दें, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। इसका एलसीएम 60 आ गया। अब इस 12 को थोड़ा सा हटा दें, एलसीएम आ गया आपके पास 60। 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 10 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो 60 आएगा। सो 6 के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, वो है असल में 5। 12 5 ज़ार 60 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी 7 6 ज़ार 42 प्लस 7 5 ज़ार 35 डिवाइड बाय 60। अभी इन दोनों को ऐड कर दे, 5 और 2 7, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 60। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अभी आप देख ले, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 77 बाई 60। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, 77 बाई 60। सो इट मीन्स कि रेशनल नंबर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये सारा काम 2.5 एक्सरसाइज के अंदर और 2.6 के अंदर मैंने अभी क्या किया आपको, 2.6 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया स्टार्ट में। अच्छा ओके, उसमें बोर्डमास रूल को फॉलो करके एडिशन करना था। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है। कल आपने ये नोट किया होगा कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कौन से एक्सरसाइज में? 2.5 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे थे। 2 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ ए स्टिक इज पेंटेड रेड। अभी इस चीज़ को नोट कर ले कि ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, 2 by 5 of a stick is painted red, 1 by 3 of the stick या 1 by 3 of it is painted blue white। एक स्टिक है, उसका जो 2 by 5 पार्ट है वो रेड कलर से पेंट कर दिया गया और उसका 1 by 3 पार्ट जो है वो सफ़ेद कलर से कलर किया गया। द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड ब्लू। बाकी का जो हिस्सा रह गया, रिमेनिंग पार्ट, इट वॉज द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड ब्लू। बाकी का जो हिस्सा था वो ब्लू कलर हो गया, उसको ब्लू कलर के साथ पेंट कर दिया।
आपको कहते हैं व्हाट पार्ट ऑफ द स्टिक इज पेंटेड ब्लू, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टिक इज पेंटेड ब्लू। क्वेश्चन को समझें। एक स्टिक है, पश्तो में उसको चुका बोलते हैं, चुका। एक लकड़ी का टुकड़ा है या लकड़ी है, उसको रेड कलर, उसका जो पार्ट है वो 2/5 कलर हो गया, पेंट रेड कलर से पेंट कर दिया गया। 1/3 उसका वाइट कलर से पेंट कर दिया गया। कितना? 1/3। इसमें ये डेटा मैनिपुलेशन बाद में आप करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन पहले आपने करना है। अगर वर्ड प्रॉब्लम से, ये बात जहन में याद रखें, अगर आप लोगों को ये काम आ गया ना कि वर्ड प्रॉब्लम से आपने डेटा एक्सट्रैक्शन सीख ली, सो वर्ड प्रॉब्लम को फिर मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करें। रेड कितना हो गया? एक्सट्रैक्शन हो रही है, देखें रेड कितना हो गया? 2/5, 2/5 रेड हो गया। फिर वाइट कितना हुआ? 1/3 हो गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया? कौन से कलर के साथ कर लिया? ब्लू। अभी इस ब्लू को हमने फाइंड करना है। बाकी कलर ब्लू पेंट कर दिया, ब्लू पेंट उस स्टिक को दे दिया गया जो रिमेनिंग पार्ट था, बट ब्लू की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। एक्सट्रैक्शन हमने की डेटा की, रेड इतना आ गया, वाइट इतना आ गया, ब्लू इतना आ गया। सो एनीवन, क्या किसी को आइडिया है कि यहाँ पर होगा क्या? क्या करेंगे? आइडिया है आप लोगों को? दोनों को सम अप करेंगे। दोनों को अगर हमने सम कर लिया, चले हमने दोनों को सम अप कर लिया, 2/5 और 1/3 को ऐड कर लिया, रेड और वाइट दोनों एक साथ हमने, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उसको हम ब्लू उसमें से कैसे निकालेंगे? कंफ्यूजिंग है या नहीं है? दोनों को हमने ऐड कर लिया, वाइट और रेड को हमने ऐड कर लिया। चलो, माउस किधर गया? ओके, ये है। रेड और वाइट की जो वैल्यूज़ हैं 2/5, राइट, 2/5 -1/3, ये सॉरी +1/3, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। इसका एक रिज़ल्ट आ गया। कॉल ख़त्म हो गई या क्या? अच्छा, कॉल में 15 मिनट्स हैं। अभी इसको निकालेंगे किस चीज़ से? एनीवन? यार कॉमन सेंस से काम लो। सर 1 से इसे निकालेंगे कि तो सर इसके एलसीएम लेंगे और वो सारा प्रोसेस करेंगे।
वो हमने कर लिया ना, वो हमने कर लिया। अच्छा वो हमने ऐसे किया, आपकी बात को मैंने मान लिया, इसका एक आंसर आ गया एलसीएम और एचसीएफ सब कुछ करके उसका एक आंसर आ गया आपके पास। लेट सपोज उसका कंसिडर कर ले अपनी तरफ से, उसका लेट सपोज 2/6 आंसर आ गया। चले फिर ये आंसर नहीं आ रहा, वैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। अभी ये आ गया, ब्लू का हमें अभी भी नहीं पता, ब्लू कलर कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा सब सुन लो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 इस साल का पहला एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। आप लोगों ने देखना है, उसमें अप्लाई करना है अगर कोई रेलिवेंट पोस्ट है आपके लिए उसमें। चलिए अब बताएं, क्वेश्चन पर आ जाएं। देखें यार कॉमन सेंस की बात है, आपने इस चीज़ को नोट करना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाइट और रेड, इन दोनों को ऐड कर लिया आपने। अभी ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा था। आपकी बात मानते हैं, 2/5 + 1/3 को ऐड कर लेते हैं। 2/5 यानी वाइट और रेड को ऐड कर लेते हैं, 1/3 को ऐड कर दिया। आपकी बात मान ली, एलसीएम निकाल लिया 5 और 3 का। नईम भाई आपने एक पॉइंट की बात की है, आप समझाएं मुझे ज़रा। सर ओवरऑल वन में से व्हाइट और रेड का पार्ट हटा लेंगे तो जो रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास होगा ब्लू। वो भी ठीक है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 5 3 क्या आ रहा है 15, 5 3 15, 3 2 6 प्लस 3 5 15, 5 1 5, 3 2 6 प्लस 5 1 5 डिवाइड बाय 15। 6 और 5 ऐड होके क्या देंगे 11/15। ये ब्लू वाइट रेड प्लस वाइट की कॉम्बिनेशन हो गई, पूरा स्टिक इतना है, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक रेड और वाइट को हमने प्लस कर दिया। उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू क्या आ गई 11/15। अभी ये पार्ट ब्लू है असल में। सो अब क्या करेंगे, ये पूरा 1 है ना, 1 पूरा स्टिक 1 कंसिडर कर लो, 1 में से ये निकाल दो, फिर आंसर ठीक आएगा या गलत? 1 - 11/15, सो 1/1। 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। 1 15 15 आ रहे हैं, सो 15 × 1 - 15 1 15, सो 1 × 11। कंफ्यूज ना हो, दूसरे स्लाइड पर करता हूँ। देखें 1 में से यानी पूरे स्टेक में से जो हमने कलर किया रेड और वाइट, वो ऐड करके वो पार्ट निकाल लेना है। वो क्या है 11/15 है, सो 11/15 है, राइट। अभी 1 का मतलब है 1/1, 15 और 1 का एलसीएम ले लो, सो वो क्या आएगा 5 के ऊपर पहले कर दो, 5 3 15, या 3 के ऊपर कर दो, कोई बात नहीं, 3 1 3 3 1 3 1 एज इट इज आ गया। 5 3 एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। अभी 15 नीचे ऐसे लिख लो, इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया। कंफ्यूज ना हो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें।
ये था 1/1, 1 और 15 का 1 और 15 का LCM 15 आ गया। अभी 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो वो 15 ही है, तो 15 के साथ ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए तो 1 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको कर दें, 15 1s are 15 माइनस 11 1s are 11 डिवाइडेड बाय 15। 15 में से 11 निकाल दें, 4 आएगा, 4/15। ये रिमेनिंग पार्ट है। जो कि असल में क्या है, ब्लू कलर का पेंट होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को? इरम अब आप समझ गई? सर ये 1/1 किधर से आया है? पूरी स्टिक, सर 1/1 ये किधर से आया है इधर? पूरी स्टिक को कंसिडर करना है 1 1, पूरी स्टिक 1 है या नहीं है? अगर हमारे पास सर स्टिक के 15 हिस्से हम कर लेना, 15 में से 11 पार्ट्स हो गए वाइट और रेड के। जी नईम भाई को सुने आप। 15 हिस्सों में अगर हम स्टिक को वो कर लेना तो 15 में से 11 हिस्से हो गए रेड और वाइट के, और जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो एक्चुअली जाहिर बात है वो ब्लू का ही रह गया हिस्सा। सो वो हमने उसमें से निकाल लेना है। पूरी स्टिक को मैं इजीली समझाता हूँ, पूरी स्टिक की वैल्यू 1 कंसिडर कर ले, या कंसिडर नहीं 1 ही है। आपने पूरी स्टिक में से जो 1 पार्ट था, अभी 1 में से आपने पहले ब्लू रेड कर दिया कलर, फिर 1 में से आपने उसके बाद क्या था, कौन सा कलर था, वाइट कर दिया। सो 1 माइनस रेड कलर, फिर माइनस वाइट कलर, ठीक हो गया। 1 में से हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है। आप 1 को कंफ्यूज ना करें या ख़ुद को इसके साथ कंफ्यूज ना करें। यूनस भाई कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी दैट आई हैव इंडाइजेशन एंड एन अपसेट स्टोमक, कैन नॉट टेक क्लास, द क्लास हैज़ डिफ़िकल्टी लिसनिंग विद पेशेंस, प्लीज़ प्रे फॉर माई रिकवरी फॉर द बॉटम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, गेट वेल सून। यूनस भाई, अच्छा क्लास में कितना टाइम है? 7 मिनट का टाइम है। अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। इरम आप यहाँ तक समझ गई? हिफ्सा, रोहमा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। नहीं भाई आप समझ गए? जी सर क्लियर है मुझे। अभी 7 मिनट का टाइम है, 6 मिनट का। क्या करें इसमें यार, क्या करें इसमें, क्या करें? वो आपने जैसे समझाया वो चले, वो यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। ये पूरी स्टिक है, देखें, इंसर्ट शेप लाइन, शिफ्ट के साथ पकड़ के ऐसे करें, ये पूरी स्टिक है। इरम आप अभी देखें यहाँ पर पूरी स्टिक है, यहाँ पर हमने टोटल इसके पार्ट्स बनाने हैं जो 15 हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी इसको थोड़ा सा बस यहाँ तक कंसिडर कर लें। इसको अभी कैसे करें सिंप्लीफाई? अच्छा अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसके हमने कर दिए 15 पार्ट्स, ठीक हो गया। 15 में से ये जस्ट आपको समझाने की गरज से कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया। वो जो भी है वट एवर, वो वैल्यूज़ बस आपने नोट करना है। रेड कितना था? 2/5 कंसिडर कर ले, ये रेड कलर हमने यहाँ तक किया।
2/5। फिर उसके बाद वाइट कंसिडर कर ले, यहाँ तक कर लिया। वो कितना हमने कर लिया पेंट, वो था 1/3। 1/3। हाँ जी, तो 1/3 और ये था वाइट। सो मैं आसानी के लिए मैंने आपको कैसे कर दिया कि 2/5 प्लस 1/3, इसका जो रिजल्ट आ गया यानी रेड प्लस वाइट, वो इसमें से हमने निकाल दिया। वो 1 कंसिडर कर लें कि ये पूरा स्टिक है, 1 में से ही ये निकलेगा। सो 1 में से मैंने क्या किया, रेड प्लस वाइट का जो वैल्यू था वो हमने निकाल दिया। सो बाकी पार्ट डेफिनेटली 1 से ये पूरे स्टिक से ये वाला पार्ट निकलेगा, पूरे स्टिक से ये वाला पार्ट निकलेगा, ये वाला कलर रेड प्लस वाइट। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर की वैल्यू आएगी। यहाँ तक अभी समझ आ गई आपको या नहीं? कंफ्यूज हैं या समझ आ चुका है? सर समझ आ चुका है, बस ठीक है। ओके जी। अच्छा, अभी 3 मिनट्स हैं। हिफ्सा, आपको भी सब कुछ समझ आ चुका है? काइंडली रेज योर हैंड। अगर नहीं समझे तो आप टेक्स्ट करके या वॉइस करके बता सकती हैं। बाकी मेल में नईम भाई को समझ आ चुका है। अच्छा, फिर मैं दूसरी क्लास बनाकर आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ये स्लाइड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ सब जितने भी क्लासेस हैं अभी जितने हो चुके हैं उनके मैं इमेजेस बना रहा हूँ। सो ये स्लाइड्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि ग्रुप में शेयर कर दूँ। फिर यूनिट 3 वगैरह पे स्टार्ट ले लेंगे, यूनिट 3 पर। यूनिट 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर है। परफेक्ट स्क्वायर वगैरह के फॉर्मूलाज हैं वहाँ पर। सर संडे को टेस्ट होगा क्लास 6 में? यार इलेक्शन मौखर हो गए तो शायद कल मुझे छुट्टी मिल जाए, दुआ करें तो मैं जल्दी से टेस्ट बनाकर संडे को टेस्ट अपलोड कर दूंगा, आपको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है सर। इनमें से 2-3 बंदों ने रिक्वेस्ट की है, नईम भाई, 2-3 बंदों ने पर्सनल इनबॉक्स में रिक्वेस्ट की है कि टेस्ट वगैरह ना रखें, क्योंकि उनके कोई एसएस वगैरह के टेस्ट हैं होने वाले। अच्छा चले ठीक है सर, जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे मैं तो जस्ट जिनके इसलिए कह रहा था कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टेस्ट को ऐसा कर लेंगे, मैं खुद तो टेस्ट को मैं नईम भाई टेस्ट को ओपन रख लेंगे। इंडिविजुअल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी क्लास फिर इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है? क्लास 7 का यूनिट नंबर 3। and it is all about square and square root. किसी को जनरल आइडिया है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से हमारा क्या मुराद होता है? स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक नंबर आपको गिवन है, ठीक है? लेट्स सपोज एक नंबर आपको गिवन है a, सो इसका स्क्वायर क्या होगा? आप इसको डबल कर दो, a स्क्वायर, इट मीन्स a इंटू a। फॉर एग्जाम्पल 5 है, सो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हमें 25 जनरेट करके देते हैं, ठीक है जी? यहाँ से हमें a स्क्वायर आ रहा है। अभी स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि एक नंबर का आपने, जो हम अभी तक बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंडर द रूट, इस तरह से, ठीक है? स्क्वायर रूट का मतलब ये है
कि the square root of a number is a value that when it is multiplied by itself squared equals the original number। मतलब ये हो गया, इसका क्या आएगा, 25 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर देखें 5 स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर और ये अंडर द रूट एक दूसरे को ख़त्म करके 5 जनरेट करके दे रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया। एक नंबर था 5, उसका हमने स्क्वायर कर दिया 5 स्क्वायर 25 आ गया, फिर उसका हमने स्क्वायर रूट लिया, अगेन ओरिजिनल वैल्यू जनरेट कर दी। इस नंबर के स्क्वायर रूट से हमारा मुराद ये होता है कि जब इसको हम डबल कर दें, स्क्वायर कर दें इसका, 5 इंटू 5 25 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद अगेन ओरिजिनल वैल्यू जनरेट हो रही है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ अ वैल्यू। किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो वैल्यू होती है दैट व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, 5 को अपने साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 25 आ रहा है। फॉर इंस्टेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़, यहाँ पर आपके सामने कर दिया, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट का साइन आपने नोट करना है, स्क्वायर रूट का साइन है ये वाला, और मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू को अगली क्लासेस में हम बार बार यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, ये नोट करें बस। ये इस चैप्टर की वो प्रेम्बल या डेफिनीशन जो भी समझें आप वो है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है। अच्छा, अब इजी है, इसका जो एक्सरसाइज 3.1 है बस वो करेंगे, फिर स्टॉप। एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास, हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर फाइंड कर लो, ठीक हो गया। कुछ नंबर्स गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा। अभी मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, दैट इज़ 16। आपके बुक में से ही ये क्वेश्चन मैंने उठा दिया। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट 1 जो है वो है 16। इसका स्क्वायर क्या होगा यार, इजी है, 16 स्क्वायर होगा इसका। सो इसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आज, कोई मुश्किल नहीं। 16 और 16 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 16 इंटू 16, 6 6 are 36, ये 3 कैरी हो गया, ठीक हो गया। और 6 1 are 6, 6 + 3 9। अभी एक खाना यहाँ पर क्लोज कर देंगे, एक हो गया, और 16 1 are 16। अभी आप इनको 8 कर दो, 6 एज इट इज़ आ गया, 9 और 6, 9 + 1 10 + 5 15, 1 कैरी, 1 + 1 2। सो 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 आ रहा है। ये क्वेश्चन है, मुश्किल है इसमें कोई, आप लोग वॉइस कर सकते हैं, मुश्किल है इसमें? जस्ट आपने स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग। सबको समझ आ चुका है? अच्छा, दूसरा लिख लेते हैं, कोई मुश्किल, कोई मसला नहीं। 490, आपके बुक से ही एक क्वेश्चन है 490, इसका स्क्वायर क्या होगा? सो आपने क्या करना है, 490 को इस तरह करके लिखना है। इट मीन्स 490 मल्टीप्लाई बाय 490 इक्वल्स 490, और 490 को जस्ट कैलकुलेटर से कर दें। 490 मल्टीप्लाई बाय 490 क्या जनरेट करके दे रहा है? 2,40,100। ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, 240,000 and 100, ये इसका स्क्वायर है।
कोई मुश्किल है इसमें, बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। अभी देखें, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा, ये एमसीक्यू के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन, विदाउट सॉल्विंग चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट देयर एंडिंग डिजिट्स। सो देखें, 441 इज परफेक्ट स्क्वायर आंसर। ये एमसीक्यू के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, आपने ये जो क्वेश्चन 3 है, इसका क्वेश्चन 3 जो इसका है, ये 3 अगर आपने समझ लिया तो ऊपर वाले आप कर सकेंगे, क्वेश्चन 2 आप ख़ुद ब खुद कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये गिवन है कि नंबर्स आपको दिए गए हैं। कोई क्लास में आ गया, वेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये गिवन है कि नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपको कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेट्स सपोज आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आपके बुक में से ही है 49। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर किसी को समझ आता है? परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से यानी स्क्वायरिंग से आ रहा हो, सेम एक नंबर ही है, उसको 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर वो होगा। जैसे कि 7 7 जार, अभी देखें जी सर 7 है, 7 7 7 जार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगेन 49 जनरेट करें तो सेम वैल्यू अपने साथ मल्टीप्लाई होकर 49 जनरेट करिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अभी ये मेथड अगर किसी को नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, आपने इसका क्या करना है, 49 का आपने इस तरह 49 को लिखना है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये आपके बुक में भी गिवन है और ये एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। अगर इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके जोड़े बन रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, तो ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी मैं इसको कर दूंगा तो वो समझ आ जाएगा ये जो मैं कह रहा हूँ। अगर उसमें जोड़े नहीं बनते दैट मीन्स ये फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी 49 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये 2 के ऊपर भी डिविजिबल नहीं है, 3 के ऊपर भी डिविजिबल नहीं है, 4 के ऊपर भी 4 तो प्राइम है ही नहीं, 5 के ऊपर भी डिविजिबल नहीं है। 5 के ऊपर के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 5 के बाद, 5 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास है 7। सो 7 के ऊपर ये डिविजिबल, 7 के ऊपर ये डिविजिबल है। 7 7 जार 49। अभी इस 7 को सिंप्लीफाई करना है, सो 7 अगर आप देख लें इसका ये जो प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 वो कौन से आ रहे हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, जोड़ा बन रहा है। अगर इसमें एक भी नंबर ऐसा यहाँ आ गया प्राइम फैक्टर्स में से कि उसका जोड़ा ना बन रहा हो, उसका कपल यानी 7 और 7 कपल है, देखिए जोड़ा बन रहा है, सो दैट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ना बन रहा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 49 हमारे पास क्या है? आपने लिखना है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो नहीं है उसके ऊपर भी आ जाएगा। 98 आपके बुक में एक नंबर गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि ये वेरीफाई कर लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अभी हमें नहीं पता, मेथड ये वाला जो सिंप्लीफाई मैंने करके लिख दिया वो फॉलो ना करें, आपने ये मेथड फॉलो करना है। परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करने के लिए ये मेथड बेस्ट है। इस चीज़ को लिख लो एलसीएम के शेप में, जो हम
नॉर्मल एलसीएम करते हैं। 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसके प्राइम फैक्टर्स सारे फाइंड कर दो, तो देखें ये प्राइम फैक्टर 2 के ऊपर हो रहा है। सो 4 2s are 8, 1 यहाँ पर आ गया, 9 2s are 18, 49 आ गया। अभी 49 को इस तरह करेंगे, 7 7s are 49, अभी 7 को फिर अगेन इस तरह करेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या बने, प्राइम फैक्टर्स इसके बने 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इट मीन्स 2 1 टाइम आ रहा है, इंडेक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। और ये हमारे पास ये शायद मैं गलत हूँ, इसको इंडेक्स बोलते हैं या पता नहीं क्या, बट कंफ्यूज नहीं होना, इसके नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी बार आकर हो रहा है। सो 2 1 टाइम ही आ रहा है, सो 2 के ऊपर 1 लिखो। 7 2 टाइम्स आ रहा है, 7 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 7 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। बट 2 का हमारे पास कपल नहीं है, जोड़ा नहीं है, स्क्वायर नहीं बन रहा। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 98 है ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गया या नहीं? समझ गए आप लोग? काइंडली रेज योर हैंड और यू कैन वॉइस। ओके, हो गया। चले मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, 784। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? सॉरी वो उल्टा पुल्टा हो गया, स्क्वायर परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? सो क्या करेंगे आप, 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 784 2 के ऊपर हो रहा है, सो 2 के ऊपर कर दें। 3 2s are 6, 1 यहाँ पर आ गया, 9 2s are 18 और 2 2s are 4, 2 के ऊपर अगेन हो रहा है, ठीक है। सो 2 के ऊपर कर दें। 2 1s are 2, 1 यहाँ पर आ गया, 9 2s are 18, 1 यहाँ पर आ गया, 6 2s are 12, अभी अगेन 2 के ऊपर हो रहा है। सो ये 19 है और 2 9s are 18, 1 यहाँ पर आ गया, 16, 8 2s are 16, अगेन 2 पर हो रहा है। सो यहाँ पर 4 2s are 8 और 9 2s are 18, अभी 49 आ गया, 7 के ऊपर कर दें। 7 1s are 7। अभी आप देखें इसके प्राइम फैक्टर्स सारे एक एक करके लिख लो। प्राइम फैक्टर्स सारे एक एक करके लिख लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन 7 मल्टीप्लाई बाई 7। देखें इसका अलग एक जोड़ा है, सो हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसका अलग जोड़ा है, सो हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का अलग एक जोड़ा बन रहा है, स्क्वायरिंग हो रही है 7 का, देखें। सो इट मीन्स कि ये 748 जो हमारे पास है, ये वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, 784 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है। एक्सरसाइज 3.1 में यही बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 3.2 एक्सरसाइज को देख लेते हैं, उसमें क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यार 3.2 में भी यही काम है, ठीक हो गया। 3.2 में भी यही काम है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है।
एक क्वेश्चन 3.2 से ही है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आपको कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि एक नंबर आपके सामने गिवन है, एक नंबर आपके सामने गिवन है कुछ इस तरह से। किधर गया? अच्छा, स्क्वायर रूट इसका ऐसे फाइंड करेंगे, 3 होल 1/6, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा, ये आपके पेपर में आ सकते हैं इस तरह, एक नंबर स्क्वायर रूट के अंदर गिवन होगा, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। सो आप फिर क्या करेंगे? पहले तो इस नंबर, हेलो, पहले तो आप सब ये देख लो कि ये मैक्स फ्रैक्शन है, इसको आपने इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 3 6 आर 18 + 1 19/6। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। ओके, सो 19/6 का हमारे पास आ गया। अभी आपने ये काम नोट करना है कि ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। इट मीन्स 19 डिवाइडेड बाय √6। अभी आपको एक काम मैंने समझा दिया कि आप इस 19 का और इस 6 का, 19 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सो पहले 19 का कर लो, ठीक है। 19 यहाँ पर 19 किस के ऊपर डिविजिबल है? कौन से प्राइम नंबर के ऊपर? नाइनटीन किसी नंबर के ऊपर डिविजिबल है? नो सर। नो सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर 19 को कर देंगे 8 के साथ कर ले सर। 8 के साथ नहीं होगा ब्रदर, 8 के साथ 2 8s are 16 और सॉरी 18 2 8s are 16 आएगा और 8 3s are 24 आएगा। 24। हाँ, अभी इसका आपने कैसे लिखना है? 9 के साथ सर। नहीं होता, ये होता ही नहीं, ये 19 के ऊपर ही है। इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर खुद है। राइट, यहाँ तक आप समझ गए? अच्छा, अब 6 के लिए कर दो, 6 के लिए कर दो आप लोग। 6 का पहले क्या होगा? 2 3 2s are 6 2 3s are 6 3 1s are 3 3 1s are 3। ये भी नहीं है। इसका प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे? मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन लिखे जो हो ताकि आपको समझ आ जाए। सो 2 और 3, इसमें कहीं पर स्क्वायरिंग हो रही है? नहीं हो रही। सो इसको एज इट इज़ लिखना है आपने। इसका स्क्वायर रूट या अंडर द रूट यही है, राइट? आप लोग समझ गए या नहीं समझे? यस सर। एक नंबर आपको गिवन है, चले ये करते हैं। एक नंबर आपको गिवन है, वो किधर है? ओके, 400, दूसरे स्लाइड पर देखें। 400 अंडर द रूट इस तरह से गिवन है। नहीं, अंडर द रूट में नहीं, 400 डिवाइडेड बाय 361। इसका आपको कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। 400
डिवाइड बाय 361। कैसे करेंगे आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर। एलसीएम नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम हम दो नंबर्स का फाइंड करते हैं, यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सो पहले इसका ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के ऊपर है 200, अगेन 2 के ऊपर है 100, अगेन 2 के ऊपर है 50, अगेन 2 के ऊपर है 25, और अब 5 के ऊपर कर दें, और अगेन 5 के ऊपर कर दें। हमारे पास क्या बन रहा है, देखें। प्राइम फैक्टर्स को इस तरह इस चीज़ के अंदर लिख लो, या नहीं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको हमने नोट कर लिया। अभी 361 का कर लें, 361 का कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन 361 का करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 361 किस नंबर के ऊपर डिविजिबल है, कौन से प्राइम नंबर के ऊपर, ये यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। बस इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 19 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इसको करता है। 19 के साथ मल्टीप्लाई होकर 361 जनरेट करता है, और 19 ख़ुद एक प्राइम नंबर है। सो ये मज़ीद डिविजिबल नहीं, इसको यहाँ से ऐसे लिखना है। और यहाँ पर ये तो हो गया 400 का, ये था यहाँ से 400 का। अभी 361 का क्या आएगा, 361 का हमारे पास आएगा 19 स्क्वायर। राइट, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। अभी इस चीज़ को उठाकर यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, 400 डिवाइडेड बाय 361। इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस तरह से करके लिख लो, इस साइन के नीचे ऐसे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, और यहाँ पर 19 स्क्वायर। अभी इसको आप ऐसा कंसिडर कर लें कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये कट जाएगा 2 के साथ। ये सारे 2's कॉमन हैं, मतलब इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होल। सो ये 1/2, मैंने आपको क्या बताया था, अंडर द रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। ये असल में इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। अगर कोई नंबर इस तरह से गिवन है ना, ठीक है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है 2 होल स्क्वायर होल पावर 1/2। सो मैथमेटिक्स में एक रूल है कि ये पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/2। सो 2 और 2 कैंसिल, 2 पावर 1 आ गया। यहाँ ये अंडर द रूट में से स्क्वायर कॉमन होकर चला गया, सो उसने अंडर द रूट को ख़त्म कर लिया। अब ये अंडर द रूट इसके साथ भी है, सो इसका भी ख़त्म हो गया। हमारे पास सिंपल सादा वैल्यूज़ बच गई। वो क्या क्या बची, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 19। इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 बाय 19। ये इसका स्क्वायर रूट है। 400 डिवाइडेड बाय 361, 361 का स्क्वायर रूट यानी 400 डिवाइड बाय 361, इसका जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास बना 20 बाई 19। कौन सा, ये इसका स्क्वायर रूट है। समझ आ चुका है या नहीं? ये 3.2 वाला एक्सरसाइज है। ये था
ये मेथड, ये जो हमने कर लिया, ये सबसे इजी मेथड है। इसके बाद कल भी एक मेथड करेंगे, वो हमारे पास है ये। अच्छा, इसका नाम सुन लो, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3.2 ये यहाँ तक था हमारा काम, यहाँ तक आज हो गया। यूनिट 3 में 3.1 स्क्वायर के ऊपर और स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पर किधर चला गया, ओके यहाँ तक। 3.1 में इस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं, ये वाले। ये फिर 3.2 पर हम चले गए, ठीक हो गया, परफेक्ट स्क्वायर वाली बातें की। उसके बाद इन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर वाला वो सीन था। फिर उसके बाद इनके जो आंसर फाइंड करने थे, जो अभी ये क्वेश्चन किया, ये सारा 3.2 से था। कल इंशाल्लाह इसके बाद 3.4 करेंगे, 3.3 तक ये हो गया, 3.3 तक, 3.2, 3.1, 3.1, 3.2 और 3.3 ये हो गया। 3.4 कल इंशाल्लाह करेंगे। बाकी 3.5 को भी देख लेंगे, लेकिन उसमें एक और मेथड है, उसका नाम अभी से देख लें, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अभी वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें ट्रिक्स बहुत हैं, बातें बहुत हैं उसके बीच में। 3.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड कल इंशाल्लाह कल क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 20 में। यहाँ तक जो भी आज पढ़ा 2.6 एक्सरसाइज, 2.5 एक्सरसाइज से लेकर 3.3 तक जितना भी पढ़ा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है। अगर सबको समझ आ चुका है और जो बीच में आ चुका है वो तो वीडियो देख लेगा इंशाल्लाह। कोई कन्फ्यूजन हो सो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आप वॉइस भी कर सकते हैं। चले फर्स्ट मैं ये वीडियो ज़रा ख़त्म कर लूँ। तो ये आज की क्लास नंबर 18 थी, क्लास नंबर 19, ठीक है जी। कल हम क्लास नंबर 20 डे नंबर 20 स्टार्ट करेंगे और उसमें अगर ज़िंदगी रही तो उसमें हम स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड ये सीखेंगे और बाद में जितने टॉपिक्स हैं उस पर भी जाएंगे इंशाल्लाह।